Hello students, here is another chapter of your grammar section, non-finite verb. So today we shall read what is the non-finite verbs and how many types of non-finite verbs. So before we start this chapter, we should learn of what is the non-finite and what is the verb. So you know very well when a person do something we call verb. Okay, so here is non-finite verb are those verbs whose form is not bound of determined by the number and person of the subject and in the sentence. Try to understand what is non-finite verb. Non-finite verb are those verbs whose form is not bound or determined by the number and person of the subject in the sentence. In other words, we can say if the subject in the sentence changes, the non-finite verb remain the same. Understand? So this is a non-finite verb. Understand? Example, I want to meet the president. Here is a subject I want to meet the president. Then third person, she wants to meet the president. Here is a change of subject, but जो आपके पास नॉन फाइनेट वर्ब है वो चेंज नहीं हुई है. एंड वी वांट टू मीट द प्रेसिडेंट. ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं सब्जेक्ट चेंजेस हैं लेकिन बाकी सारी चीज़ें क्या है, सेम है. ऐसे ही जो नॉन फाइनाइट्स की वर्ब की डेफिनेशन है वो ये कहती है कि वो किसी पे बाउंड नहीं होती है, डिटरमाइन नहीं करती है किसी नंबर पर, पर्सन पर. ठीक है, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल. नॉन फाइनाइट वर्ब जो होती है वो रिमेन सेम रहती हैं. फर्स्ट थिंग इज़ दैट. सेकंड में यदि आपका सब्जेक्ट चेंज हो जाता है तो तब भी आपकी जो नॉन फाइनाइट वर्ब है वो सेम रहेंगी, चेंज नहीं रहेंगी. इसलिए इसको क्या कहते हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं. नॉन फाइनाइट वर्ब, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब है. फर्स्ट वन इज दैट इन्फिनेटिव, सेकंड जीरेंड एंड थर्ड है पार्टिसिपल. सो इन्फिनेटिव्स क्या होती हैं? एंड इन्फिनेटिव इज अ नॉन फाइनाइट वर्ब यूजुअली प्रोसीडेड बाय द प्रीपोजिशन टू. याद रखिएगा, इन्फिनेटिव्स में जो प्रोसेस होता है वो प्रीपोजिशन टू लगाया जाता है. जैसे इट इज़ ईजी टू नो व्हेन समवन इज लेइंग एंड शी वांट्स टू गो ऑन अ वर्ल्ड टूर. दिस इज अ इन्फिनेटिव. सेकेंड है क्या होता है, जेरेंट्स. वैसे जेरेंट्स में आपको बताया था लास्ट टाइम भी कि अ जेरेंट इज अ वर्ब विद एन आईएनजी एंडिंग एंड इट फंक्शंस एज अ नाउन. इट कुड फंक्शन एज अ सब्जेक्ट, एन ऑब्जेक्ट, अ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और एन ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट. देखिए जो जेरेंट है वो एज अ सब्जेक्ट आपको यूज कभी कभी हो जाती है, एज अ ऑब्जेक्ट यूज होती है, एज अ सब्जेक्ट होती है. देखिए अगर आप यहाँ पर जैसे हम बात कर रहे हैं कि जो जीरेंड है वो वर्ब की एंडिंग में आईएनजी लगने से होता है. आप देख सकते हैं इसमें. यदि यहाँ पर ये चीज़ समझनी होगी आपको. देखिए बच्चों, अगर वर्ब में कहीं पर आईएनजी है तो आपको भी पता है वो क्या होता है, कॉन्टिन्यूस को शो करता है. लेकिन अगर कुछ क्या होता है, जो जीरेंड होती है उसमें भी वर्ब में क्या होती है, आईएनजी लगी होती है. लेकिन ये कितने तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं, एज अ ऑब्जेक्ट, एज अ सब्जेक्ट एंड एज अ सब्जेक्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट की तरीके से हम इसको यूज करते हैं. ऐसा मत करना जैसे मैंने बोला आई एम रीडिंग, तो इसमें आप बोल रही कि रीडिंग जीरेंड है, तो यहाँ पर जेरेंड नहीं होगी. जेरेंड क्या होगी, यहाँ पर कुछ नहीं होगा. यहाँ पे जो आई एम जैसे क्या कह सकते हैं, आई लव प्लेइंग टेनिस. ठीक है, या आई लव रीडिंग अ नॉवल, तो यहाँ पर जो रीडिंग होगी मेरी क्या होगी, जेरेंड हो जाएगी. समझ में आ गया. यहाँ पर वर्ब नहीं होगी, मतलब वर्ब में आईएनजी तो लगेगा लेकिन वो एज अ क्या यूज़ होगी, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट यूज़ होगी, एज अ ऑब्जेक्ट भी यूज़ होगी. तो जेरेंड में जैसे आप एग्जांपल देख सकते हैं, स्विमिंग इज़ अ गुड एक्सरसाइज, सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब. यहाँ पर एज अ सब्जेक्ट यूज किया गया स्विमिंग को. ठीक है, क्या है, तैरना क्या है, एक अच्छा एक्सरसाइज है. आई लव प्लेइंग टेनिस, यहाँ पर देखो बच्चों एज अ ऑब्जेक्ट यूज किया गया क्योंकि मैं टेनिस को क्या करता हूँ, बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ. ठीक है. और दूसरी बात याद रखना बच्चों, यहाँ पर जो जेरेंट्स होती है, जेरेंट्स में कभी भी ये नहीं आता कि मैं खा रहा हूँ, मैं पी रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ, मैं नहा रहा हूँ, मैं गा रहा हूँ.
यहाँ पर क्या होता है, जैसे फर्स्ट वाले सेंटेंस की अगर हम हिंदी निकालें तो स्विमिंग इज़ अ गुड एक्सरसाइज, तैरना एक अच्छी एक्सरसाइज है। आई लव प्लेइंग टेनिस, मुझे टेनिस, मैं टेनिस को मतलब आई लव प्लेइंग टेनिस, मैं क्या है यहाँ पर बोलेंगे कि मैं टेनिस को खेलना बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ या प्यार करता हूँ। तो यहाँ पर क्या होता है, जेरेंड में खेलना, जाना, आना ऐसे आता है। हिंदी की बात अगर हम करें, थर्ड देखिएगा, हर ओनली हॉबी इज़ वॉचिंग एनिमल्स एट द जू। यहाँ पर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट मिल रहा है कि जब वो जू में जाता है, ठीक है, तो देखो यहाँ पर जो आपका क्या है, हर ओनली हॉबी, तो मतलब जो भी व्यक्ति है उसकी जो हॉबी है सिर्फ ये है कि जब वो जू में जाता है तो सिर्फ किसको देखता हो, एनिमल को देखता है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या मिल रहा है, सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट मिल रहा है, इसलिए हम एज अ जेरेंड हम सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट यूज़ कर रहे हैं। शी गिफ्टेड मी अ डायरी हैविंग अ लिटिल लॉक। तो ये क्या हुआ हमारे पास, जो हैविंग है वो एज अ ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट यूज़ किया गया कि हमने जो उसे डायरी दी थी वो हैविंग अ लिटिल लॉक है, उसमें क्या एक छोटा सा लॉक है, ठीक है। तो ये जेरेंड हो गया, इन्फिनेटिव हो गया। थर्ड वन पर आता है पार्टिसिपल। अब देखिए जो पार्टिसिपल होते हैं, पार्टिसिपल आपको कई प्रकार से यूज़ कर सकते हैं। पार्टिसिपल इज़ अ वर्बल एडजेक्टिव, ठीक है। इट कैन फंक्शन एज अ वर्ब एज वेल एज एन एडजेक्टिव। पार्टिसिपल को हम एज वेल एज एन एडजेक्टिव यूज़ कर सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि ये एक वर्बल, जो वर्ब की एडजेक्टिव होती है उसको शो करता है। अब देखिए जो पार्टिसिपल्स होते हैं वो भी हम तीन चार तरीके से यूज़ कर सकते हैं। जैसे दिस पार्टिसिपल हैज़ थ्री फॉर्म। प्रेजेंट पार्टिसिपल, एक बार प्रेजेंट पार्टिसिपल में आईएनजी लगा जाता होता है, जैसे ओपनिंग द डोर शी वेंट आउट हैजिटली। याद रखिएगा जो पार्टिसिपल होते हैं, जो जेरेंड होते हैं उसमें भी आईएनजी यूज़ होता है, पार्टिसिपल में भी यूज़ होता है। लेकिन जो जेरेंड होता है वो आपको एक थोड़ा सा पास्ट बताता है, लेकिन पार्टिसिपल जो होता है आपको पास्ट बताता है, ठीक है। और जो जेरेंड होता है वो आपको पास्ट शो नहीं करता, उसमें होने वाला करने वाला आता है। जैसे इसमें एग्जाम्पल में आप देखेंगे, ओपनिंग द डोर शी वेंट आउट हैजिटली, डोर खुलते ही वो वहाँ से चली गई। पास्ट पार्टिसिपल में हमेशा वर्ब में क्या होता है, थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं हम लोग, ई डी डी या टी, जो भी वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है वो सारी यूज़ करते हैं। जैसे अराउज्ड बाय द शूटिंग आई वेंट आउट टू सी व्हाट वाज हैपनिंग। तो इन दिस सेंटेंस देयर इज अ टू सब टेंसेज, याद रखिएगा, देयर इज टू सब, क्या रहे इसमें, जैसे आपने पढ़ा होगा, अभी आगे आगे क्लास इसी में ही पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स वगैरह, ठीक है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं। तो हियर इज टू सेंटेंसेस, एक तो ओपनिंग द डोर, एक शी वेंट आउट ऑफ हेजिटली। तो दोनों क्या एक दूसरे से लिंक है, समझ में आ रहा है। तो हम पार्टिसिपल को वर्ब में फॉर्म यूज़ कर सकते हैं ईडी लगाकर थर्ड फॉर्म में। एक होता है बच्चों परफेक्ट पार्टिसिपल, जिसमें हैविंग बीन या पास्ट पार्टिसिपल हम लोग यूज़ करते हैं। जैसे हैविंग सेड दैट आई विल नो पॉइंट ऑफ द डिफरेंस। द परफेक्ट पार्टिसिपल में ऑल्सो टेक द पैसिव फॉर्म। कई बार क्या होता है पैसिव फॉर्म में हम लोग इसको यूज़ कर लेते हैं, लेकिन याद रखिएगा अगर कोई सेंटेंस होता है आपका, क्या अगर टू टाइप्स के कोई सेंटेंस है उसमें सब सेंटेंसेस आते हैं दो, तो उसमें आपको पार्टिसिपल यूज़ करना है। पार्टिसिपल को आप तीन तरीके से यूज़ करेंगे, या तो उसमें आईएनजी लगेगी, फिर पार्टिसिपल वर्ब में ईडी थर्ड फॉर्म लगेगी, और एक पार्टिसिपल जो परफेक्ट पार्टिसिपल होता है उसमें हैविंग सीन लगेगा, ठीक है। तो ये आपकी एक एक्सरसाइज है, पिक आउट द नॉन फाइनाइट वर्ब फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंस, स्टेट दैट काइंड ऑफ नॉन फाइनाइट। ये सेंटेंसेस है, आप इसको बताएंगे कि कौन सा नॉन फाइनाइट में कौन सी ये है। जैसे इसमें फर्स्ट वाला हम बात एग्जाम करते हैं, तो वी कुडंट हेल्प लाफिंग एट द इंसिडेंट। तो इसमें क्या होगा, यहाँ पर ये होगा पार्टिसिपल, ठीक है, जीरन वगैरह नहीं होगा। ओके बच्चों, फिर उसके बाद देखो स्ट्रक्चर ऑफ इन्फिनेटिव। अब हम एक एक करके पढ़ते हैं। पहले तो हमने ये पढ़ा कि भाई ये इन्फिनेटिव होती है, जेरन होती है, पार्टिसिपल होती है। अब आपको ब्रीफली समझाते हैं। देखिए जो इन्फिनेटिव होती है, इन्फिनेटिव के जो स्ट्रक्चर होते हैं वो थ्री टाइप से दे रखे हैं इन लोगों ने, लेकिन जो मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट इन्फिनेटिव है, अगर किसी सेंटेंस में टू लगा दिखाई दे रहा है तो वो क्या होगी आपको पास स्ट्रक्चर ऑफ इन्फिनेटिव में, मतलब वो इन्फिनेटिव सेंटेंस होगा नॉन फाइनाइट का। याद रखिएगा नॉन फाइनाइट, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ नॉन फाइनाइट इन्फिनेटिव्स, जेरेंड, पार्टिसिपल। इन्फिनेटिव में टू यूज़ करते हैं, जेरेंड में वर्ब में आईएनजी लगाते हैं, और जो पार्टिसिपल्स होते हैं उसमें तीन प्रकार से हम यूज़ करते हैं, आईएनजी भी आता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म भी, और हैविंग भी आता है। तो जैसे इसमें देखो फुल इन्फिनेटिव में क्या कह रहा है, इन
एन इन्फिनेटिव प्रेसिडेड बाय टू इज कॉल्ड अ फुल इन्फिनेटिव. सो फुल इन्फिनेटिव कंसिस्ट ऑफ टू प्लस वर्ब. दिस इज़ अ नाइस प्लेस टू लिव. समझ में आ गया आप लोगों को. तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो नॉन फाइनाइट जो होती है, सॉरी, नॉन फाइनाइट जो होती है वो इन्फिनेटिव वाले पोर्शन में टू लगाते हैं, और इन्फिनेटिव जो होती है वो 3 प्रकार की होती हैं. फर्स्ट वन इज़ दैट फुल इन्फिनेटिव में आप टू लगाते हैं. फिर आती है बियर इन्फिनेटिव जिसमें आप टू यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है, विदाउट टू यूज़ करते हैं. एग्जाम्पल में मदर लेट्स मी वॉच टेलीविज़न ओनली ऑन संडे. एंड फिर होती है स्प्लाइट इन्फिनेटिव. स्प्लाइट इन्फिनेटिव में बच्चों ये होता है कि व्हेन एडवर्ब इज अ पुट इन बिटवीन टू. जब कोई एडवर्ब होती है बिटवीन इन एंड द वर्ब, मतलब एडवर्ब होती है और वर्ब के बीच में टू आ जाता है, तो उसे हम स्प्लाइट इन्फिनेटिव कहते हैं. द इन्फिनेटिव इज स्प्लाइट इन टू पार्ट्स. जैसे आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली ग्रांट मी लीव. अब देखो यहाँ पर आई रिक्वेस्ट वर्ब होगी, यू टू काइंडली, ग्रांट मी लीव, तो यहाँ पर टू बीच में लगा दिया, तो ये क्या स्प्लाइट इन्फिनेटिव हो गया. ठीक है, इसका भी एग्जाम्पल है आगे आपको. अब देन उसके बाद क्या होता है स्प्लाइट, इसमें इसके भी कुछ क्या दिए हैं, ये स्ट्रक्चर ऑफ इन्फिनेटिव में कुछ एग्जांपल्स थे जो आपको नहीं करने वाले. थर्ड पे आ जाता है हमारे पास. देखो इन्फिनेटिव हो गया. इन्फिनेटिव के बाद सेकंड में हमारा पार्टिसिपल ले लेते हैं, क्योंकि बुक्स में आपके पार्टिसिपल ही था. तो पार्टिसिपल क्या होता है, सिंस पार्टिसिपल, सिंस a participle is a partly a verb and partly an adjective. It has some of the force of both. It is a verbal adjective. जैसे speaking hers words, the master stood up. समझ में आ गया. hers मतलब speaking hers words, the master stood up. एंड द फॉरगॉटन प्लेस लाइज इन फ्रेंड्स. सबसे पहले देखो यहाँ पर फर्स्ट में वर्ब की तरह हमने पार्टिसिपल यूज़ किया है. स्पीकिंग जो हम बता रहे थे पार्टिसिपल को आप किस प्रकार से यूज़ कर सकते हैं. सेकंड में क्या किया उन्होंने, एडजेक्टिव एज एडजेक्टिव यूज़ किया, लेकिन यहाँ पर वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ हो गई है, थर्ड फॉर्म हो गई है. तो पार्टिसिपल में आपको या तो आईएनजी या वर्ब की फर्स्ट थर्ड फॉर्म या हैविंग वगैरह हम लोग क्या करेंगे, यूज़ करेंगे. तो पार्टिसिपल में आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है. ये कुछ एग्जांपल्स हैं, आपको इसमें बताना है कहाँ पर टू लगेगा. ये सारी चीज़ें आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज़ करना है ऊपर वाले में. ठीक है, प्रेजेंट पार्टिसिपल में आपको पता है प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या लगाते हैं हम लोग, और देन उसके बाद इसमें वर्ब की सेकंड थर्ड फॉर्म लगानी है, पास्ट पार्टिसिपल, और फिर उसके बाद 2-4 क्वेश्चन है पीछे नीचे की साइड, वो आ जाएंगे आपके पास पास्ट पार्टिसिपल के. ठीक है, देन उसके बाद आता है आपके पास द जेरेंड. अब देखिएगा जो जेरेंड होती है, मैंने अभी बताया, इसमें आपको याद भी हो गया होगा कि जेरेंड में हमेशा क्या होता है, वर्ब में आईएनजी लगा होता है, लेकिन वो जो वर्ब होती है वो एज ए टेंस हमारा काम नहीं करती है. ठीक है, हमारा जो जेरेंड होती है वो एज अ सब्जेक्ट, एज अ ऑब्जेक्ट, ठीक है, एज अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ सब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट हम लोग इसको क्या करते हैं, यूज़ करते हैं. ठीक है, तो द gerund while of both the present participle and the gerund of verb and in ing, the gerund function is a noun whereas the present participle function is an adjective. याद रखिएगा इनमें डिफरेंस क्या होता है gerund में और पार्टिसिपल. प्रेजेंट पार्टिसिपल में आपको बताया था मैंने, प्रेजेंट पार्टिसिपल में भी हम लोग ing लगाते हैं और gerund में भी, लेकिन याद रखिए जो प्रेजेंट पार्टिसिपल फंक्शन होता है वो एज एन एडजेक्टिव काम करता है, जो वर्ब का एडजेक्टिव्स होता है. और जो पार्टिसिपल में आपका क्या होता है, जेरेंड होता है, जो जेरेंड में हम लोग आईएनजी लगाते हैं वो एज अ नाउन काम करती है, याद रखिएगा. ठीक है, तो इसमें ये चार्ट है, ये भी आप बना देंगे. सब्जेक्ट अ वर्ब किस तरीके से, बर्निंग अ लीव शूट, मतलब इन्होंने पूरा बताया आप लोगों को. उसके बाद ये एक्सरसाइज है बच्चों, ये एक्सरसाइज कर लेना. फिल इन द ब्लैंक्स विद द आईएनजी फॉर्म वर्ब्स गिवन बिलो. ठीक है, तो ये आप कंप्लीट करके मुझे भेज देंगे. अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होगी, समझ नहीं आएगी कुछ भी चीज़, तो वो मुझे क्या करेगा, मैसेज कर लेगा या कॉल कर लेगा. ओके बच्चों.